गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? रेडी टू राइट आंसर्स टुडे? आज हम पीवाईक्यू के आंसर्स लिखेंगे 1 घंटा। उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे कि अप्रोच कैसे करना था। अब आजकल मेरे हिसाब से जो अपडेटिंग पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस 9.7, 9.8, 10, 11 और 12 से ही आ रहे हैं। इसके अलावा हार्डी वैनबर्ग पूछ लेगा वो, या कोई 10 मार्कर में पर्टिकुलर सिंड्रोम पूछ लेगा। इसके अलावा 9.1 से 9.6 में एज सच इतना कुछ नहीं है, एक रेस का पूछ लेता है वो, ये सब पूछ लेते हैं वो। इसके अलावा इसके बाहर वो नहीं जाते हैं। तो एक बार हार्डी वाइनबर्ग अच्छे से कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कर लेना। ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने, ठीक है। इन पे मैंने आज क्वेश्चन नहीं डाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस ये वाली है यूपीएससी के लिए अब, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स में मैं हैक बता रहा हूँ कि ये वाले 4 प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे ये वाले रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आज हम ये वाले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 50 मार्कर के सेट के लिए 36 मिनट्स होते हैं, है ना। तो देखा जाए तो 10 मार्कर के हिसाब से तो कितना हो गया, 1/5 हो गया ना। तो 20 मार्कर के लिए कितना टाइम हो गया हमारे पास? मतलब ये सेट याद रखना, जब भी पेपर में करने जाएंगे तो 20 मार्कर के लिए 36 मिनट का पूरा सेट होता है, क्योंकि 36 × 5 = 180, है ना। तो याद रखना कि 20 मार्कर के लिए हो गया 3.6 × 4, दैट कम्स टू अराउंड 20 मार्कर के लिए हो गया 15 मिनट्स, एंड 15 मार्कर के लिए हो गए अराउंड, घटाओ, 19, 10 मिनट्स अराउंड, लगभग लगभग लगभग, ठीक है। ये अप्रोच हमारी रहती है, ठीक है। अ, अच्छा, आज के टेस्ट में मैंने 3 15 मार्कर रखे हैं और 2 20 मार्कर हैं, पीवाईक्यूज ही हैं। बट ये होलिस्टिक है, अगर आपने ये कर लिए, लिखना सीख गए, तो आपको मोस्टली आंसर लिखने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर 3 15 मार्कर हैं तो 30 मिनट्स इसमें लगभग, और 30 मिनट्स इसमें, तो लगभग 1 घंटा, ठीक है। 5 क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपको एक क्वेश्चन लिखना अच्छे से है, ट्राई, जरूरी नहीं है सारे लिखने हैं हम, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो जरूरी नहीं है आप सारे लिखें ही, बट ये क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट जरूर करने हैं, मतलब जो करें वो अच्छे से अटेम्प्ट करें। कोई भी अगर जेनेरिक क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जो सुना ही नहीं है, तो ये नहीं सोचना यार मुझे तो इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आज वही दिए हैं कि अगर आपको एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ना भी हो तो भी आप उनको इजीली एड्रेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पता ही है कि कैसे हम उसमें एड्रेस करते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, इंट्रो, देन हेड, सब हेड्स, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सबको याद होगा, सब हेड सब हेड सब हेड सब हेड। जहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें बीच में डायग्राम भी बना सकते हैं। पॉइंट्स बड़े बड़े बनेंगे, 3-4 लाइन के पॉइंट्स बनते हैं एंथ्रो में हमारे, ठीक है। हाँ, यू कैन जस्ट गिव टेस्ट, देर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ओन नोट्स, अमर, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम, ओके। सब हेड 1, 2, 3 एंड सो ऑन। fill the pages end to end, write more, and like try to attempt from various angles। एक ही डायमेंशन में सोच के सीमित नहीं रहना है, बहुत सारे डायमेंशन में सोचेंगे। आप लिखिए, उसके बाद हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो आई एम स्टार्टिंग द टेस्ट, 1 आवर का टाइम है, आई विल गिव यू 1 hour 15 minutes, ठीक है। आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। दिस इज द टेस्ट, वेरी जेनरिक क्वेश्चंस, आई होप सबको दिख रहे हो। याद रखना क्वेश्चंस बहुत जेनरिक भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के ही आंसर लिखें, इसमें आंसर लिखने जरूरी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। आप देखो एक बार, क्रिटिकली कमेंट ऑन लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, GS3 का क्वेश्चन लग रहा है। इवेल्युएट द रीजंस फॉर रिडक्शन इन एज इन मीनार्क इन फीमेल्स इन सक्सेसिव जनरेशन। अगर मीनार्क का मतलब पता हो तो GS3 का, GS1 का सोसाइटी का क्वेश्चन है।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन करंट सिनेरियो, जीएस3 का क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन, डिस्कस अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू, ये थोड़ा आंसर का क्वेश्चन है, ये पढ़ना पड़ेगा 9.7 का। वाई हीथन कार्टर, तो आंसर का क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन तो जीएस वाले बच्चे भी आंसर कर ही सकते हैं, कोई भी। ठीक है, कब क्वेश्चंस में आज बेटरमेंट हुई, पहले से बेटर लिखे गए, सब हेड्स तोड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो लेट्स डिस्कस दैट। तो क्वेश्चन 1 इज क्रिटिकली कमेंट ऑन लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कि लाइफस्टाइल डिजीजेस का, तो इसमें हेड्स क्या क्या बनेंगे। पहले तो हम जैसे कॉन्कर में सोचते हैं वैसे सोचेंगे कि हमें 15 मार्कर है तो 3 से 4 हेड, हमें 3 पेज भरने हैं। इसमें 3 पेज, सॉरी 3 पेज हमें भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इंट्रो आ जाएगा मेरा 2 लाइन का, यहाँ पे इंट्रो है। तो पहला हेड में ये बता देता हूँ कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, पहले तो ये बता सकते हैं, है ना, कैटेगरीज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया कि क्योंकि कमेंट करना है तो कॉजेज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लो इस पेज पे तो ये कर दिया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कॉजेज या ड्राइवर्स। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। तीसरा, अब इनका कॉज क्या हो रहा है, तब इनसे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इम्पैक्ट हो गया, अब इम्पैक्ट बता देंगे, उसके बाद क्या क्या हमें इंटरवेंशंस चाहिए। या तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी खोल सकते हैं, वो भी खोल सकते हैं, या फिर जैसे मैं बताया वे फॉरवर्ड टाइप्स, किस हमें क्या क्या इंटरवेंशंस चाहिए टू प्रिवेंट देम। ठीक है, यहाँ पे करके हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी लिख के कंक्लूड कर देंगे कि दिस इज मतलब अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। हाँ हाँ, वो तो बेस्ट है, अगर आप तोड़ सकते हैं, इफ यू कैन ब्रेक इट इनटू पार्ट्स देन इट इज वेरी नाइस। ठीक है, एक बार वर्बली डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन करना था। देखो कैटेगरीज तो हम, आप कुछ पूछ रहे थे, चलेगा कि मतलब इसमें ना वे फॉरवर्ड एग्जैक्टली की जगह ये लिख देंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस या फिर मिटिगेटिंग दीज डिजीजेस, ताकि थोड़ा सा लगे कि क्वेश्चन के रिलेटेड लिखा है। बाकी अगर आपने हेड सही बनाए हैं, योर मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, यू डूइंग सो वेल। ठीक है, अच्छा व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये सोचो। कार्डियोवैस्कुलर होता है, ओबिसिटी होता है, डायबिटीज वगैरह होता है, पल्मोनरी डिजीजेज होता है, मैलिग्नेंसीज भी कुछ कुछ हो जाती हैं, है ना, और स्ट्रक्चरल स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह सब कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। तो हम इसके बारे में एक एक मोटा मोटा पॉइंट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ तक पेज हो जाएगा। अब कॉजेस क्या क्या हैं इसके, भाई वही स्ट्रेस, सर्केडियन डिसरप्शन, लैक ऑफ सोशल कनेक्ट, बट कमेंट्स दिखाना आए हुए हैं इस पे। हाँ ठीक है, एक मिनट, एक इस पे आते हैं, इंट्रो ऑकरेंस फ्लो चार्ट एग्जांपल्स रीजन इम्पैक्ट वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। ठीक है, अगर इतने हेड तोड़ दिए 15 मार्कर में तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें भर दीजिए डेटा कोड जितना भी करना है, तो उससे तो बढ़िया पीएमओएस। ठीक है, हाँ विमेन में पीएमओएस भी है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल इनएक्टिविटी, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, सर्केडियन डिसरप्शन, सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अपने 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे कॉजेस में बता देंगे। अभी तक कोई ऐसा एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर नहीं, क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर, ना कोई थिंकर है ना कुछ है सच। कोई पता हो तो ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कोई नया स्ट्रेस आ गया, तो अगर आपको पता है कि कोई रिसेंट थिंकर ने कोई स्टडी करी है, मान लो डेविड बार्कर ने कोई स्टडी करी है, तो डाल सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं, इतनी मोटी किताब होती है वो जो स्टडी करते हैं, तो उसमें बताया ही होगा। इंट्रो, कैटेगरीज, रीजन, इम्पैक्ट। ठीक है, गुड आंसर, गुड आकाश, डॉक्टर चारू एंड आकाश दोनों का अप्रोच सही है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे, हाँ ठीक है, कॉजेज ना, हाँ हाँ चलेगा। इट इज लाइक कि गलत नहीं है ना, हमारी को लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही हैं, वो हो सकती हैं। टर्शरी इम्पैक्ट, सेकेंडरी इम्पैक्ट में सोच सकते हैं। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसमें हल्की सी एंथ्रो आ जाएगी कि क्या सेल्यूलर एजिंग हो रही है, ये सब, मेनार्क की एज जल्दी हो रही है, मेनोपॉज लेट हो रहा है, इम्यून सिस्टम सप्रेशन हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब है ना। और इसके बाद फिजियोलॉजिकल में न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो गया, और फिर डेमोग्राफिक का सोचो कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है।
हाँ, क्रोमोसोमल एबरेशंस वगैरह भी हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखिए कॉजेज में हमने बता दिया, मतलब इस पे इफेक्ट्स पे हम आ गए। उसके बाद सोशो कल्चरल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट से भी आ सकते हो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी का क्राइसिस आ रहा है, माल न्यूट्रिशन का डबल बर्डन आ रहा है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है, तो ये भी सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद इंटरवेंशंस तो यही कि एवोल्यूशनरी मेडिसिन वगैरह लेके आओ और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी अप्लाई करो और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस करो, वैक्सीनेशन वगैरह करो, अवेयरनेस फैलाओ, ये जितनी भी चीज़ें हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें इसमें पेज भरना आसान है, आपको ये नहीं सोचना रही कौन सा क्वेश्चन आ गया, आपको पेज भरने हैं। आई थिंक इनमें भरे भी होंगे आप लोगों ने, भरे हैं ना, पॉइंट जनरेट हुए हैं, लग रहा है आंसर अच्छा अपने आप देख के। वेरी गुड, वेरी गुड, सेडेंटिज्म इज गुड पॉइंट आकाश, ठीक है। हाँ, उसमें वे फॉरवर्ड में मिटिगेशन में कि इसको यूज करो, लाइक प्रमोट नॉन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एग्जांपल लेवरेजिंग खेलो इंडिया टाइप इनिशिएटिव, इस तरह से अप्रोच समझ में आई क्या करना है, यही करना है। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव ए वेरी एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर इन द कोलोकियल सेंस, आप नॉर्मल लिखेंगे तो चल जाएगा। निश्चिता भी यस करें, ओके ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। यही अप्रोच थी, ठीक है। अब ये देखो, critically evaluate the reasons for reduction in age of menarche in human females over successive generations। अब इसमें क्या है कि रीजंस पूछे हैं, तो अब मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि मैं इसमें सब हेड क्या क्या बना सकता हूँ। तो इसमें बेस्ट अप्रोच ये है कि मैं अलग अलग एरिया के रीज़न खोल दूँ, कि जैसे कि रीजन सिर्फ फीमेल है तो बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनवायरमेंटल, केमिकल, सोशो कल्चरल, साइको सोशल, इस तरह से, समझ रहे हैं आप। और फिर लास्ट में मिटिगेशन की पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन कैसे, हाँ वो भी बता सकते हैं। तो लेकिन वो बहुत छोटा सा हेड होगा क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं कि हम ये बता दें कि कैसे इवॉल्व हुआ, क्वेश्चन ये है द रीजंस, क्यों क्या हुआ ये नहीं पूछा, क्यों हुआ ये पूछा है, ठीक है। मैं उसे बताता ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ऑलवेज इवैल्यूएट द रीजंस ऑफ, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। आप ब्रीफ में बता सकते हो क्या हुआ है, क्योंकि 15 मार्कर है, हमारे पास इतने पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे करके, यहाँ पे इंट्रो देके, यहाँ पे फ्लो चार्ट टाइप्स बना सकते हो कि क्या हुआ, या फिर बट इसको ही ऐसे करके आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे करके फ्लो चार्ट टाइप्स ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम ही है। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि जो कोर डिमांड है वो यहाँ से आगे शुरू हो जाए, रीजंस जो है ना यहाँ से आने शुरू हो जाए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फीमेल्स में पहले हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद लाइफ स्टाइल चेंज होकर सेटल एग्रीकल्चर आ गया, फिर मॉडर्न टाइम आ गया। तो वो उसका ब्रैकेट में बताएंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, यही बता रहे हैं ना आप, हाँ ये कह रहे थे वो। तो ये भी बता सकते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना रीजंस फॉर रिडक्शन इन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ओवर सक्सेसिव जनरेशन में हम ये चीज़ बता सकते हैं। अच्छा, तो इंट्रो में तो आप यही लिख देंगे कि मतलब जो डेटा हमारे पास होगा, जैसे अक्षय जैन सर की बुक में भी है ना डेटा, कि द मीनार्क एज इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 14.6 टू 12 इन द रिसेंट PLFS सर्वे। हाँ ये ग्राफ डाल दो, बहुत अच्छा है, ग्राफ भी डाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं इंट्रो, रीजन, इम्पैक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, गुड। रेलेवेंस इन ऑफ स्टडी ऑफ मेनोपॉज वे, रेलेवेंस ऑफ स्टडी ऑफ मेनोपॉज भी बता, ठीक है। इनका भी अप्रोच ऑनलाइन का ही बताता हूँ, इन्होंने भी अच्छा बताया आकाश ने। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले इंट्रो दे दिया, फिर इन्होंने रीजंस का हेड खोल दिया, अब क्योंकि रीजंस तो लिमिटेड ही हैं तो इन्होंने फिर इम्पैक्ट बता दिए, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए, ठीक है। फिर इन्होंने बता दिया रेलेवेंस क्या है मीनार्क की स्टडी की, और इन्होंने फिर वे हेड बता दिया कि कैसे हमें इसको रेक्टिफाई करना है। तो ये भी एक अप्रोच है। दिस इज ऑल्सो, यू कैन ओपन सब हेड्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच इन इटसेल्फ, ठीक है, गुड आकाश। तो अब देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, मैं तो मतलब मैंने तो हेड्स में तोड़ के खुद, मैं इफ आई वाज देयर आई वुड हैव प्रेफर्ड कि मैं हेड्स में तोड़ दूं, बट इन केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई एम नॉट एबल टू थिंक अंडर डिफरेंट हेड, मतलब क्या होता है ना कि इन चीज़ों में यू हैव रेड इट अ बिट, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, थोड़े बहुत सोच सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी डालने का भी ऑप्शन हमारे पास हल्का सा होता है, ठीक है।
तो वो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा, अगर हम ये वाली हेडिंग्स बना रहे हैं तो उन रीजंस में थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज अपनी अंडरलाइन करके दिखा दें, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में तो न्यूट्रिशनल तो पहला है कि वी आर मूविंग टू एनर्जी डेंस हाई कैलोरीफिक फूड, तो जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा है। पर ये फैट एक्यूमुलेशन यहाँ मत लिखना क्योंकि वो अलग पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ पे बस हाई कैलोरी फूड लिख देंगे। दूसरा एक क्रिटिकल फैट हाइपोथेसिस भी सुना होगा आपने, 22% फैट वाला, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, 17 to 22% का है ना। तो क्रिटिकल फैट हाइपोथेसिस आ जाएगा। एक लेप्टिन और जीएनआरएच का एक्टिवेशन का भी होता है, वो भी लिखेंगे हम, ठीक है। एक हाइपोकाइनेसिया एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिव होते जा रहे हैं तो इस वजह से भी जल्दी आ रहा है। और एक एक्सपेंसिव टिश्यू थ्योरी भी होती है कि अगर आपका कोई टिश्यू है वो टू एक्सपेंसिव टू यूज है तो उसको डिस्कार्ड कर देती है बॉडी और एनर्जी फोकस कर देती है टुवर्ड्स ओव्यूलेशन एंड मिनार्क, ठीक है। तो अर्ली रिप्रोडक्टिव रेडीनेस हो जाती है। तो ये तो हमारे बायोलॉजिकल हो गए, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि हमारे क्या क्या एनवायरमेंटल हैं। तो कुछ एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, जैसे बाइस्फिनॉल, मतलब ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिस्फिनॉल होता है, BISPHENOL, वो कुछ एंडोक्रिन, कोई डाउट है? एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, वो प्लास्टिक्स वगैरह में मिलते हैं हमारे, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस थोड़ी जल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा जीनो एस्ट्रोजेंस भी होते हैं। जीनो एस्ट्रोजेंस, जीनो एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं, मतलब दे मिमिक, मतलब कुछ चीज़ों में पाए जाते हैं जो ईडीसीज में ही पाए जाते हैं, एस्ट्रोजेंस को मिमिक करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं बायोलॉजिकल में। और डाइटरी ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मीट वीट कंज्यूम करने से आ जाते हैं। और बाकी ये तो है ही कि अर्बन एयर क्वालिटी, माइक्रोप्लास्टिक्स, ये सब भी करते ही हैं, यू कांट डिनाई कि नहीं करते, तो ये सब हम पॉइंट्स बना देंगे। अच्छा, सर आई ब्रेक हेड बट नॉट एबल टू जनरेट मोर देन 1 पॉइंट इन ईच हेड और मोर पॉइंट्स इन सम अदर हेड। भाई द थिंग इज कीप योर थिंकिंग ब्रॉड, जैसे हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह सोचा, तो और भी चीज़ें हो सकते हैं कि दूषित पानी की वजह से, बैड वाटर, बैड एयर वगैरह, इन सब की वजह से भी इशू हमारे आ सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं ना कि भाई सोशल में क्या हो सकता है कि सेक्लूजन हो रहा है, या ज़्यादा ओवर ओवर एक्सपोजर टू एक्सप्लिसिट मटेरियल हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इस तरह रेडिएशनल एक्सपोजर हो रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसे सोच के थोड़ा हेड बनाएंगे, इससे क्या ना, इससे जितना आप लिखेंगे ना, तो यू विल लर्न दी आर्ट टू जनरेट जेनरिक पॉइंट्स। जैसे हम यहाँ पे जेनरिक कर रहे थे, हमने कुछ पॉइंट्स तो बहुत स्पेसिफिक बनाए, बट कुछ जेनरिक होते हैं हमारे, ठीक है आकाश? ओके। अच्छा, इसमें इंट्रो पूछ रहे हैं, तो इंट्रो में मैंने बताया ना, मीनाक का डेटा वाला पॉइंट बता देंगे, ठीक है। अच्छा, सोशो कल्चरस में वही कि एवोल्यूशनरी स्ट्रेस भी होता है, एक एवोल्यूशनरी स्ट्रेस हाइपोथेसिस है एक। तो वो यही कहती है कि अर्ली फैमिली में स्ट्रेस होता है तो वो सिग्नल करता है हमारे रिप्रोडक्टिव उसको, सिस्टम को। देन अडेप्टिव रिप्रोडक्शन भी होता है कि हम अपने सराउंडिंग से परसीव्ड इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी से अडेप्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अर्बन लाइट पोल्यूशन वगैरह भी है कि उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, जेनेटिक्स की वजह से तो पड़ता ही है, ठीक है। हाइपर सेक्सुअलाइज मीडिया एक्सपोजर, ये भी है ना। अच्छा, अब इसको मिटिगेट कैसे करना है? सिंपल, अब हमने इतने सारे फैक्टर्स बता दिए, इम्पैक्ट बता दो। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अर्ली मैरिज हो रही है, मेंस्ट्रुअल डिजीजेस आ रही हैं, हाँ, हाँ, तो वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस भी हो रहा है, क्योंकि उनके लिए पॉलिसीज जो बन रही है वो बन ही नहीं रही है जल्दी से, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी इवॉल्व नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी स्कूल्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि प्राइमरी स्कूल्स में हमें इस तरह की इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हो जाएंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट आई डोंट नो, मतलब आकाश ने कहा था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बनाएंगे, है ना। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आकाश आप बताना, अगर आपने कुछ लिखा है तो एक बार चैट स्क्रीन दिखा देना मुझे। चलो, इतने आकाश बताते, इतने और देखते हैं हम। और रेलेवेंस ऑफ मीनार स्टडीज तो यही कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, हमें अंडरस्टैंडिंग करने में, एंथ्रोपोलॉजिकली प्लॉट करने में, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करेगा, है ना।
आई डोंट थिंक इट विल इम्प्रूव फर्टिलिटी, मतलब ओके आई गेट योर पॉइंट आकाश, ये इम्प्रूव करेगी फर्टिलिटी बट इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इटसेल्फ। अल्टीमेटली फर्टिलिटी डिक्रीज कैसे होगा? हाँ मतलब इससे तो नेगेटिव यही हो रहा है कि एमएमआर बढ़ेगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। तो मेरे ख्याल से आकाश नेगेटिव ही होगा। हाँ तो ये पॉजिटिव ना रहने देंगे, मतलब इसमें अगर इतना हो ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अवॉइड करेंगे, खाली इम्पैक्ट्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव ही है और पॉजिटिव में तोड़ के अपने लिए दिक्कत वाली बात है। तो इम्पैक्ट्स लिख के अपना चाहे एक पॉजिटिव अगर लग रहा है कोई तो डाल दो बाई चांस, कि अवेयरनेस जल्दी हो जाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मान लो इस तरह से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नेगेटिव ही रहेगा। तो इस तरह से करके फिर हम आंसर को एड्रेस कर देंगे। कोई डाउट है? कंक्लूजन क्या बनाएंगे? हम्म, इसको ना थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बनाएंगे। The declining age of monarch requires urgent policy interventions and anthropologist knowledge to make a comprehensive policy framework. Simple, positive looking, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश है ना, ये करके आराम से अच्छे से आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो। अब इसमें देखो कि डीएनए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, है ना। इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव चाहो तो खोल सकते हो। इसमें फिर हमारा वो खुल जाएगा ना कि नेगेटिव्स ऑफ डीएनए, पॉजिटिव्स ऑफ डीएनए। क्या हो गया, कुछ सब सही है? कुछ डिस्कस करना है तो बताओ। इतने बच्चे नहीं है अभी क्लास में कि हम डिस्कस ना कर पाए। क्या हो गया? हाँ तो अच्छा, इसमें यही है कि या तो आप अलग अलग खोल दो कि मेडिकल फील्ड में, थेराप्यूटिक्स में, जीन एडिटिंग वगैरह में क्या क्या है। ठीक है, फोरेंसिक साइंस में, इन सब में क्या क्या है। बाकी आप लोगों ने अगर कुछ अलग किया है तो मुझे बताओ। मतलब एग्जाम्पल हो गया ना। नहीं नहीं, सब हेड्स कह रहा हूँ। ऑलवेज थिंक इन द सब हेड पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं सब हेड्स क्या क्या खोलेंगे। ऑनलाइन भी बताया कि आपने इसमें सब हेड्स क्या खोलेंगे, क्योंकि इसमें सब हेड जनरेट करना ईजी नहीं है ना। इसमें सब हेड जनरेट आप पॉइंट्स तो बना देंगे, सब हेड जनरेट करने में ईजी मुश्किल हो। तो ऐसे में हार्ड एंड फास्ट नहीं रहना है। 3 पेज है, आई थिंक यहाँ तक तो पॉइंट जनरेट हो ही गए होंगे, है ना। 1.5 पेज के पॉइंट्स तो जनरेट हो ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद रेलेवेंस कह दो, रेलेवेंस ऑफ डीएनए स्टडीज, ये हेड बन जाएगा। हाँ हाँ, मॉडर्न सोसाइटी में रेलेवेंस क्या है ना, इस तरह से बता दो। उसमें मोटा मोटा वही पॉइंट्स आएंगे। इन ऑनलाइन डॉक्टर चारों बता रहे हैं कि इंट्रो लिखा है, प्रिंसिपल एंड मेथड बताया है उन्होंने डीएनए स्टडीज का, फिर एप्लीकेशन बताया है अलग अलग जगह पे, एग्रीकल्चर में, डिजीज में, वैक्सीन में, फोरेंसिक में। फिर उन्होंने एथिकल कॉर्नर खोल दिया है उसका कि एथिकल कितना है, ये भी अच्छा है ना। एथिकैलिटी खोल दिया उन्होंने ऑफ डीएनए स्टडीज, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। पहले तो एप्लीकेशन आएंगी, मेन डिमांड ऑलवेज ऑन द फर्स्ट पेज, है ना। देन उन्होंने लिमिटेशन भी खोल दी है उसकी कि हर चीज कुछ लिमिटेशन भी है डीएनए स्टडीज की। एंड देन कंक्लूजन, कंसर्न्स, है ना। इन्होंने कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स भी बताए हैं, किसी ने, शैलेन ने कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स बताए। मैं पूछूंगा कैसे बताएं, आप टाइप करना कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में क्या लिखा है, क्योंकि ये भी हमारे लिए सीखने के लिए अच्छी चीज़ है कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में क्या लिख सकते हैं। माइक्रो ग्रेविटी, हाँ वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं मतलब सब हेड तोड़ रहा हूँ कि अगर हमारे यहीं तक बना है तो ये वाले सब हेड खोल सकते हैं हम। एथिकैलिटी क्या है, लिमिट, अगर ये हमारे को पता चल गया ना तो फिर हमारे लिए आंसर कंप्लीट करने का इशू नहीं रहेगा। आफ्टर वी एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, चाहे 20 मार्कर में पूछ ले, हम कुछ कुछ तो लिख ही देंगे सब हेड दिखा के कि हमने ये वाला डायमेंशन भी, कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग जीन्स वगैरह, ठीक है गुड। इंट्रो, फेमस डीएनए टेक्नोलॉजी इन न्यूज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फर्स्ट पेज पे आ जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जैन जीन थेरेपी ऑफ ह्यूमन, न्यू आर्कियोलॉजी में, प्राइमेटोलॉजी में, मेडिसिन में, गुड। एथिकल चैलेंजेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअल। ये हेड हम खोल सकते थे, मुझे भी अभी लग रहा है कि हेड खोलना चाहिए था। हाउ टू इंटीग्रेट दीज एप्लीकेशंस मोर टू एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच। अगर आपने इतने हेड खोल दिए, मार्क्स आर गारंटीड फॉर यू, गारंटीड, बिकॉज आपने एग्जामिनर को दिखा दिया कि मैंने इतने सारे डायमेंशन से अपना आंसर एड्रेस किया होलिस्टिकली, तो नेचुरली ही विल रिवॉर्ड यू विद मोर मार्क्स। ठीक है, तो अब ये देखो कि अलग अलग हेड अगर किसी ने खोले हैं तो मैं बताता हूँ क्या क्या, मतलब जैसे आपने हेड खोले हैं या सीधे लिखा है? सीधा लिखा है।
तो ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज की ट्रैकिंग हो गई बाय रियल टाइम पीसीआर, है ना, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग एनआईपीटी जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फॉर ऑन्कोलॉजी, कैंसर के लिए कैंसर स्क्रीनिंग लिख दो, इसको टेक्निकल लिखने की जरूरत नहीं है। कैंसर स्क्रीनिंग, उसके आगे एक लाइन, डीएनए टेक्नोलॉजी हैज बीन फिनोमिनल इन कैंसर, मतलब द थिंग इज कि यू मेक पॉइंट्स स्लाइटली टू लाइनर थ्री लाइनर, ठीक है। चाहे आप हेडिंग लिख के आगे लिख दो, उसमें कोई इशू नहीं है, या फिर आप जनरली लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं, एंथ्रो में इतनी लिबर्टी रहती है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल, पाइनियर्ड बाय फिनोम इंडिया, ठीक है। और फार्माकोजिनोमिक्स भी होता है कि कैसे मेडिसिन को मेटाबोलाइज करेगी। तो मैंने सोचा था एक चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इन स्मॉल हब एंड स्पोक बट नॉट रोड, कैन आई राइट। हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देना, जो सेकंड पेज के यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पॉइंट्स खत्म हो गए हैं तो यू कैन राइट नो इश्यूज देयर। ये भी अच्छा है, चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ये भी इन तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, और अब जीन एडिटिंग वगैरह प्रिसीजन मेडिसिन में क्रिस्पर आ जाएगा मेन, क्रिस्पर कैस 9, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट बायोफार्मास्यूटिकल, बायोफार्मा में आता है बहुत ज़्यादा इसका यूज़, ठीक है। एमआरएनए डीएनए वैक्सीन में आता है, वो भी आएगा। सोमैटिक जीन थेरेपी वहाँ भी आएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी आएगा, यहाँ सब भी आएगा। और जो हमारे किताबों में हम पढ़ते हैं एसटीआर प्रोफाइलिंग, शॉर्ट टैंडम रिपीट, वो तो लिखना ही एंथ्रो वाली चीज़ है वो तो, है ना, वो हो गया। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हो गया, पैटर्निटी हो गया, डेफिनेटिव पैटर्निटी एंड किनशिप टेस्टिंग हो गया, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ का हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्टिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। और सोचो कहाँ कहाँ हो सकता है। एग्रीकल्चर में हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, है ना। सोचो इस तरह से कहाँ कहाँ हो सकता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में हो सकता है, डेफिनेटिव टेक्नोलॉजी, गोल्डन राइस, गोल्डन वो फोर्टिफिकेशन में हो सकता है ना। थ्री पेरेंट बेबी वगैरह हो गया, कल्चर्ड मीट वगैरह जो होते हैं आजकल, आर्टिफिशियल मीट वगैरह, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में हो सकता है। आप चाहते तो तीनों पेज भर देते अगर आप एंगल सोचते रहते कितना, क्योंकि पोटेंशियल एप्लीकेशंस कहीं भी है ना डीएनए टेक्नोलॉजी की, एवरीवेयर इज देयर। वो प्रैक्टिस से होता है, जैसे आप करोगे ना, सोचोगे, जैसे आज सोचने का दायरा बढ़ता है कि और कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, जैसे कि बेटर हाइजीन मेंटेन करने में, इन सब करने में, तो छोटा छोटा पॉइंट बन के नंबर ऑफ पॉइंट्स भर दो और कुछ नहीं तो। गुड, एवोल्यूशनरी स्टडीज में, रेशियल स्टडीज में कर सकते हैं, गुड पॉइंट्स, ठीक है। सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर खोलो सारे भर दो, कुछ खोलो सारे भर दो इस तरह से। या तो आप उसमें जब हम कैसे इम्प्रूव करना है उसमें वे फॉरवर्ड बना रहे हो तो उसमें कर सकते हो, नहीं तो स्पेशली भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का करंट पर्सपेक्टिव क्या है, तो करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन डीएनए एप्लीकेशंस करके हब एंड स्पोक बना दो। हब एंड स्पोक नहीं बनाना तो ये वाला भी कर सकते हो करके, है ना, दिखाना है एग्जामिनर को कि हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन वगैरह, एनवायरमेंटल डीएनए सर्वेलेंस, एनवायरमेंटल डीएनए पे प्री में क्वेश्चन भी आया था, है ना। एंशियंट डीएनए, पेलियोजिनोमिक्स, सारी चीज़ें, है ना। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एंटी पोचिंग, उस तरह से सिंथेटिक बायो मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी गुड, इंटर एंड इंटर पॉपुलेशन स्टडीज। इसके बाद लिमिटेशंस तो बनी जाएंगी कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, पूरी तरह वेरीफाइबल नहीं है, फेक पॉजिटिव्स आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, ये तो आप बना ही दोगे, वो तो फिलर हो ही जाएंगे। बट मेन डिमांड को अगर आप यहाँ तक 8-9 पॉइंट में लिख दोगे तो यू आर गुड टू गो। सोचना कैसे है कि मैंने एग्रीकल्चर सोच लिया, मैंने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, एनवायरमेंट सोच लिया, इस तरह से सोचना है, ठीक है। अंडरस्टूड। वैसे पेज भर गए थे इसमें, भरे थे ना, गुड, वेरी गुड, अच्छा भी लग रहा है, ध्यान से देख के अच्छा लग रहा है बहुत, वेरी गुड, ठीक है। नहीं यार, मेरी आंसर कॉपी अभी नहीं मिल सकती, आई ट्राई, और अभी तो नहीं हो पाएगी। हाँ, व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन, डिस्कस अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज टू हाई एल्टीट्यूड एंड कोल्ड क्लाइमेट। ये 20 मार्क करता है, इसमें दिक्कत आई। खोल सकते हो बिल्कुल, खोल सकते हो बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, अगर आपने ऐसा खोला है तो कोई इशू नहीं है। क्या हो गया, क्वेश्चन भी तो ऐसा है, जिस लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए उसी लाइन में जवाब दिया जाता है ना।
तो उन्होंने ऐसे पूछा तो अलग खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वैसो डायलेशन हो जाएगा, उसमें वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बस। लेकिन वो तो वही रहा है। और 20 मार्कर भी तो पूछ लिया एग्जामिनर ने, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन डिफाइन कर देंगे, है ना, कि क्या होता है। ठीक है, इसमें अब देखो, इसमें हाई एल्टीट्यूड खोलो पहले, ठीक है, मान लो हाई एल्टीट्यूड खोला। अब इसमें क्या ही बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन आकाश कह रहे हैं कि इंट्रो दिया, डायग्राम दिया रॉय रैपापोर्ट एंड जूलियन स्टीवर्ट का। ओके, कल्चरल इकोलॉजी वगैरह इन्होंने दिया है। ठीक है, गुड। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड, कल्चरल रिस्पॉन्स सेम विद कोल्ड एल्टीट्यूड, जो आपने कहा था, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, तो कल्चरल तो बता ही देंगे हम। कल्चरल तो सबको पता है कि भाई कपड़े ज़्यादा पहनते हैं और उस तरह से जो खाने का जो चीज़ें होती हैं, है ना, एल्टीट्यूड की। और जो क्लाइमैटिक हैं, जो बायोलॉजिकल है, उसमें तो ये हाइपर वेंटिलेशन वगैरह होता है ना, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हो गया, एराइथ्रोपोइटीन भी होता है, ईपीओ सर्च कहते हैं, लिख लो, मतलब ये अच्छा वैल्यूएडिशन है। ईपीओ सर्च होता है, किडनी से निकलता है, जिससे कि आरबीसीज बनते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन मेटाबोलाइज कर पाते हैं, हीमोग्लोबिन शिफ्टिंग हो जाती है ना, और कैपिलरी मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जो थोड़ी दिखानी पड़ती हैं एग्जामिनर को, अगर नहीं दिखा पा रहे तो कोई बात, कैपिलरी मायोग्लोबिन इंक्रीज हो जाती है। नहीं नहीं, ये नोट्स हो गए ना, उनमें लिख लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर टेक्निकल नहीं भी लिख पा रहे, देयर इज नो इशू, क्योंकि एग्जामिनर को कैपिलरी मायोग्लोबिन देखना जरूरी नहीं है। आपने अगर बता दिया कि हाँ मसल में ये इंक्रीज हो रहा है, जो कैपिलरीज, मसल कैपिलरीज है उनमें इंक्रीज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्व्यूलर चेंजेस हो गए, लंग्स में चेंजेस हो गए, जितने भी है ना, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, वैसोडाइलेशन, जितने भी है ना, जेनेटिक अडेप्टेशन, EPAS1 जीन जो होता है ना, प्लेसेंटल एफिशिएंसी, उससे ब्लड थिकनिंग नहीं होती हाई एल्टीट्यूड। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। हाँ, ठीक है, ये सब तो हमारे हाई एल्टीट्यूड के हो गए। सिमिलरली कोल्ड क्लाइमेट के, कि शिवरिंग और वैसो कंस्ट्रिक्शन अगेन, है ना, और हंट मतलब वो कि एक्सट्रीमिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रिक्शन होती है, हाँ, एलेंस रूल, बर्गमैन्स रूल, ये तो डालने ही है नॉन। ठीक है, हाई फैट डाइटरी प्रेफरेंस, हाई फैट कोल्ड में, है ना, पर बॉडी गुड, एलिवेटेड रेस्टिंग बीएमआर बढ़ जाता है, इस तरह से सिंपल करके अपना आंसर बन जाएगा। हाँ, कुछ होता तो है, आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑल्सो, देर इज सम जीन। पेजेस का बाइफर्केशन, इंट्रो, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो डायग्राम दिखा सकते, पहले हाई एल्टीट्यूड अडेप्टेशंस टू हाई एल्टीट्यूड, यहाँ चाहो तो डायग्राम दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, कोल्ड क्लाइमेट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, रेलेवेंस ऑफ स्टडी। क्या रेलेवेंस है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बढ़ती है हमारी, हम समझ पाते हैं कि कैसे हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना है चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो लंबा खींच देना, क्योंकि सफिशिएंट हेड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में हैं। ठीक है, हाँ,
हाँ लेप्टिन रिसेप्टर्स हो, ठीक है। यूसीपी एन, हाँ यूसीपी 1 यूसीपी 3 एलईपीआर, एलईपीआर, हाँ एलईपीआर, गुड। थैंक्स डॉक्टर चारू। फैटी एसिड डिसैचुरेट्स, गुड 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 गुड। ठीक है गाइस, समझ में आया क्या करना है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाई, वाई हीथ एंड कार्टर used anthropometric measurements instead of photographs of an individual to address the somatotype. Elaborate their method. I know you will elaborate their method, उसमें तो I don't think कि किसी को बहुत दिक्कत आएगी, अगर किसी ने पढ़ रखा है। आ रही है तो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन इज वाई, उन्होंने क्यों किया, वॉट नहीं, वाई। वाई एड्रेस किया है कि क्यों नहीं किया? पता है हीडन कार्टर का क्या था? आई थिंक लिमिटेशन ऑफ फोटोग्राफ मेथड, एंड गुड, वेरी गुड भाई, यही करना था। फोटोग्राफ मेथड की क्या लिमिटेशन हो सकती है, यही तो सोचना है। मैं अगर किसी की फोटोग्राफ लेके स्टडी कर रहा हूँ और मैं किसी को पूरा डायरेक्ट मेजर करके कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को यही तो सोचना है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू, मेरा आंसर बन जाएगा। तो रीजंस क्या होंगे कि भाई ह्यूमन बायस एलिमिनेट हो जाएगा, कैमरा डिस्टॉर्शन से बच जाएंगे, एथिकल प्राइवेसी बचा पाएंगे हम, उनकी जो प्राइवेसी है, हम फील्ड जो उनकी जो, और क्या क्या होगा उनका, सब्जेक्टिविटी स्टैंडर्डाइज कर जाएंगे, ग्लोबल डेटा है ना, और ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर देंगे हम, और क्या क्या होगा, लैक ऑफ एम्पेरिकल मेजरमेंट्स, ये सारी चीजें। तो आपने अगर वाई के 6 से 7 पॉइंट कर दिए, जैसे यहाँ पे इंट्रो आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सीधे रीजंस डाल दो, ठीक है। रीजंस में मान लो यहाँ तक आ गया, आपने 6 लिख दिए, अब यहाँ पे खत्म हो गए। अब क्योंकि मेरे पास सेकंड पार्ट भी है, एलैबोरेट देयर मेथड, तो मैं सीधे मेथड पे आ जाऊंगा यहाँ तक लिख के। तो मेथड में मैं इनके 10 मेरा पैरामीटर्स बता दूंगा, क्योंकि इन्होंने 10 पैरामीटर्स लिए थे, याद है? कोई बात नहीं है, याद करेंगे धीरे धीरे, मैं बता देता हूँ। स्टेचर, बॉडी मास, ट्राइसेप्स, स्किन फोल्ड, सब, हाँ, फोर आर्म्स, इन सब के जो स्किन फोल्ड है ना 10, ये याद रखेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर नाउ। आई एरर इंक्रीज, फोटोग्राफिक, गुड आकाश, मतलब जितने भी आप सोच सकते हो ना फोटोग्राफिक मेथड के, सारे सही हैं। बोन्स के भी लिए थे, ह्यूमरस, फीमर, है ना, आर्म सरकमफ्रेंस, काफ सरकमफ्रेंस, तो ये 10 है, ये 10 एग्जाम से पहले रटे जाएंगे। आप कितना भी अभी रट लो कि इतना याद रहता नहीं है। आई अग्री, आई हैव बीन थ्रू द सेम, याद नहीं रहेगा, बट ये याद रखना 10 है, ये हैं। इसका कोई अदर वे अराउंड नहीं है कि रटने के अलावा है। बस ये है कि आप उस इस हेडिंग को ना डाल के कुछ अपने मन से हेडिंग डाल दो कि दे यूज 10 पैरामीटर्स लाइक, जो 3 4 याद है वो लिख के आगे बढ़ जाओ कि उनका मेथड क्या था, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, वो भी का तरीका है। नेवर बी स्टम्प्ड आफ्टर राइटिंग अ हेडिंग। अगर इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ना कि मुझे 10 के 10 हेडिंग याद हैं, तो ये 10 हेडिंग डालना, वरना यू कैन स्किप, लाइक बीट अराउंड द बुश ऑल्सो, कि हेडिंग डाल दो सीधे हीट काथर मेथड, खत्म। इसमें एक पॉइंट बना दो, दे यूज 10 पैरामीटर्स लाइक दिस दिस दिस, 3 4 तो याद होंगे ही, काफ संगम, बस उतना लिख के आगे कर दो कि उन्होंने, देन दे यूज 3 पैरामीटर्स, 3 कैलकुलेशन मेथड, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी, ये 3 करके उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो। ये क्रैश कोर्स में हुआ है ना ये चीज, वैसे अभी अभी नहीं हुआ है। वो हम सो मेरे को, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, ठीक, एक सेकंड। इंट्रो, रीजन, डायग्राम, गुड, इलेबोरेट, गुड, क्रिटिसिज्म, न्यू मेथड, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, इंटीग्रेट इन कंक्लूजन, ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और आई कैन इंक्लूड कंडीशन दैट नीड द आर शिफ्ट मेजरमेंट, नहीं 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 नहीं, इसमें फ्यूचरिस्टिक नहीं है, डोंट राइट फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन इन दिस। वैसे लेट मी थिंक, मतलब इसमें ऐसे कर सकते हैं कि लाइक टुडे दिस मेथड इज हैज इवॉल्व्ड टू अ मोर, लाइक टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोग्राफिक एंड measurement based to have a holistic understanding, वैसे कर सकते हैं, मतलब like you can write this conclusion as well, or otherwise you can write it as कि
एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हीथ एंड कार्टर मेथड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन न्यूमरस एप्लीकेशन इवन इन द प्रेजेंट डे दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स इंपॉर्टेंस टू द प्रेजेंट डे, इस तरह से करके, है ना। थोड़ा सा इस तरह का फ्यूचरिस्टिक की, ना कि मतलब ये एंटायरली गलत नहीं है कि इफ यू राइट कि द नीड ऑफ द आर इज टू शिफ्ट फ्रॉम मेजरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड लाइक, बट आई एम सेइंग कि इसका हल्का सा इंप्रूव्ड वर्जन ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज इवन यूज्ड इन द प्रेजेंट डे करके, ठीक है, नॉट चेंजिंग द मेथड इस तरह से। हाँ हाँ, इट फॉर्म द बेसिस फॉर शेल्डन्स मेथड, है ना। इट लेट इस, अच्छा सॉरी सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज। हाँ, शेल्डन्स वाज बेसिक, तो बिल्डिंग अपॉन ऑन शेल्डन्स वर्क, इट पायनियर्ड अ डिफरेंट एरा इन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन सोमैटोटाइप्स, ठीक है, इस तरह से करके। हाँ, तो वही है, एंडोमॉर्फी बता देना, मीजोमॉर्फी बता देना, एक्टोमॉर्फी बता देना। इसमें थोड़ा सा ये टर्म्स तो तीनों तो लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आपको आइडिया है ना कि एंडोमॉर्फी मतलब थोड़ा गोल मटोल एंड ऑल दैट, मीजोमॉर्फी यानी 7 1 1 1 7 7 का जो ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है ना, अगर आपने अक्षर सर की बुक में देखा हो, ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है उसमें 7 1 1 7 1 7 1 और 1 1 7, ये वाला, तो ये बना सकते हैं, वेरी गुड है ये, है ना। तो यही सब करना है। उसके बाद इससे पेज भर जाएंगे आराम से, है ना। उसके बाद अगर नहीं भर रहे तो वही है, रेलेवेंस या फिर लिमिटेशन। ये तो आई थिंक समझा ही दिया है मैंने, ये आपको समझ में आ गया है कि पेज कैसे भरना है। कुछ भी हो तो पेज भर के आ जाना, आपका आंसर बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है गाइस, अच्छा लगा लिख के आज? बहुत बढ़िया, लिख के ही होगा। इस तरह से लिखोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी कि पेज कैसे भरना है, हेडिंग कैसे डालनी है, अपनी कॉपी खुद प्रिटी लगेगी आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। ऑनलाइन कुछ है तो बताना एक बार डाउट्स, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। Facing issue in anthropology oriented substantiation, especially for bouncer question, and got heavily punished for that in the first test. The thing is, you have to understand you will be punished for this in the mock test. If you're not writing very anthropology answer, you will be punished. But you have to understand कि in that 6 hours of paper, not everybody is writing the best answer for every answer. In the bouncer question that you are attempting only, it is like there are, I know several people who have written 4 mains, 3 mains, who just leave the bouncer questions entirely. You cannot substantiate anything which you don't know of, है ना। In that, as I have told you, you have to survive, and for survive you cannot, the goal is not to earn, say it's a 15 marker, the goal is not to earn 8 or 7 marks out of it. The goal is to earn 4 and 5 and take a lead over others of 4 to 5 marks. That is the entire goal. And secondly, mock tests want you to learn what is a bouncer thing. वो बाउंसर क्वेश्चंस देंगे, वो चाहते हैं आपको कि आप वो बाउंसर चीज़ें सीखें अपने आप से, इसीलिए वो आपको हेवीली पनिश करते हैं। मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, उसमें कोई इशू नहीं है। बाउंसर क्वेश्चंस एज आई सेड अटेम्प्ट करके ही आने हैं, ठीक है। टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है। यूपीएससी में जब मार्क्स आएंगे, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट कि यू हैव गॉट गुड मार्क्स।